जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड की 45,000 पदों पर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आज हम आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगर आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट जरूर करें। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। क्या पूछा गया है? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 15, 16, 17 या फिर 18? तो जल्दी से कमेंट करके सही उत्तर बताइए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? क्या पूछा गया है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर फुटबॉल? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी हो जाएगा। क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? क्या पूछा गया है? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एमएन रॉय या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो आपको बताना है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना है और आपको डेली हमारे साथ जुड़ना है। निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। हम उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करवाएंगे जो आपके सिलेबस में दिया है और निश्चित ही हम आपकी सफलता को निश्चित करेंगे। बस आपको हमारे साथ निरंतर मेहनत करना है, निश्चित ही आप सफल होंगे। पूछा गया है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। चौथा प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा की मांग का जो प्रस्ताव है रखा गया था। याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या फिर साबरमती? तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां गाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा कहां पर? तो कोलकाता में। कहां पर? तो कोलकाता में। अगर आपसे पूछा जाए कि जनगण मन किसने लिखा है, तो जनगण मन लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन लिखा गया है। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस? तो विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा, क्या हो जाएगा? तो विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर है। याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम भिखाजी कामाल? यहां पर आप कर लीजिए क्या? तो पिंगली वेंकैया। कौन? तो पिंगली वेंकैया। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराया किसने था? अगर आपसे पूछा जाए तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा के द्वारा। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है?
चित्रा गोदान डाकघर या फिर आनंद मठ से। तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? सही उत्तर हो जाएगा कहां से संकलित है? तो आनंद मठ से। कहां से? तो आनंद मठ से संकलित है हमारा गीत वंदे मातरम। किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, एच खुराना, अमर्त्य सेन। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है रविंद्रनाथ टैगोर। आपसे पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। पूछा जाए किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य में मिला था। किस क्षेत्र में? तो साहित्य में सर्वप्रथम 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी जो रचना थी गीतांजलि थी, किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार पूछा गया है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। कौन? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरविंद घोष। याद रखना है। 11 नंबर प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था किसके द्वारा? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। किसने? तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान हो जाएगा राजस्थान का। किसका? तो पहला स्थान राजस्थान है। और दूसरे स्थान पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दूसरे पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? तो दूसरे पर होगा मध्य प्रदेश। और तीसरे की बात करेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का देश में कौन सा स्थान है? यानी कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर हो जाएगा क्या? तो महाराष्ट्र और चौथे पर अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया जाए भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे? तो आप उत्तर प्रदेश लगाएंगे। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। ये बिंदु आपको याद रखना है, निश्चित ही पूछा जाएगा। और जब पूछा जाएगा तो आपको सही करना होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 अगस्त 1956, 1 सितंबर 1956, 1 अक्टूबर 1956 या फिर 1 नवंबर 1956? तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब? तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर रेलवे मंत्री? तो निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? तो कौन नहीं होता? तो राष्ट्रपति सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? तो राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद? बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। तो कल हमने आपको बताया था, अगर आप कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखें। कल की वीडियो में हमने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। आपको कोई वीडियो छोड़नी नहीं है, हम पर विश्वास कीजिए और मेहनत करिए, सफलता निश्चित ही आपको मिलने वाली है। आपके लिए एक सीट जो है वो पक्की है, बस मेहनत करनी पड़ेगी। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद हो जाएगा। क्या? तो विधान परिषद। बाकी राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो है
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद का सदस्य भाग नहीं लेता है, याद रखेंगे। अगला है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 8, 10, 12 या फिर 15। तो भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को। कितने? तो 12 सदस्यों को। अगला है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी। तो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? तो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या फिर संसद। तो भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? तो संसद के नाम से। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? तो संसद के नाम से। अगला है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन है। पूछा जाए कौन कौन सा? तो राज्यसभा, क्या? तो राज्यसभा और क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा और लोकसभा हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। और उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को क्या कहते हैं? तो निम्न सदन कहते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? ब्रिटेन, आयरलैंड, सोवियत संघ या फिर फ्रांस। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। कहां से? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? किसमें हैं? तो 36 से 51। किसमें? तो 36 से 51 भाग 4 में, याद रखना है। अगला है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी या फिर सातवाहन। तो महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था किस राजघराने में? तो क्षत्रिय में हुआ था। किसमें? तो महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय राजघराने में महावीर का जन्म हुआ था। अगला है, महावीर की माता कौन थी? यशोदा, त्रिशला, चमेली या फिर महामाया। तो महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता थी त्रिशला। कौन? तो महावीर की माता थी त्रिशला, याद रखेंगे। अगला है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। और आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें। और हाँ, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं इतनी मेहनत करूंगा, आपको निश्चित ही सफलता दिलाऊंगा। बस आपको हमारे ऊपर विश्वास रखना होगा और डेली जुड़ना होगा। विश्वास रखिएगा, प्रश्न एक भी आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मैं संकल्प लेता हूं। बस आपको हमारे साथ मेहनत करना होगा। तो किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या होगा? तो गुरु गोविंद सिंह राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1865, 1867, 1885 या फिर 87। सही उत्तर हो जाएगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की थी? लंदन, ग्लासगो, मुंबई या फिर अहमदाबाद। तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की थी? तो जो सही उत्तर हो जाएगा ये लंदन में। कहां पर? तो लंदन राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद या फिर इलाहाबाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई थी ये कहां हुई थी?
तो मुंबई में। कहां पर? तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। याद रखें कहां पर? तो मुंबई में। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर 5? तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उद्देश्य है? तो संघीय न्यायपालिका का उद्देश्य किसमें? भाग 5 में। किसमें है? तो संघीय न्यायपालिका का उद्देश्य है भाग 5 में। याद रखेंगे। अगला है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का महाधिवक्ता? तो संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो संविधान की व्याख्याकार और संरक्षक की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। क्या? तो संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। 30 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, विधि मंत्रालय, संसद या फिर राष्ट्रपति? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? तो संसद के पास है। किसके पास है? तो संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। 230 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।